आई सेड वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब लोग? आई होप एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कैपिटल बजटिंग चैप्टर, जो आपका आई एम श्योर वन ऑफ द फेवरेट रह सकता है। आपका तो पता नहीं, बट आईसीआई का तो पक्का है। तो अगर आईसीआई का पक्का फेवरेट है तो आपको भी फेवरेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, राधे राधे भाई। चलो, आईसीआई का फेवरेट और आपका फेवरेट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल बजटिंग। तो सबसे मेन बात मुद्दा यह है कि कैपिटल बजटिंग एक सबसे जबरदस्त टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है आपके पूरे सिलेबस में। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये आपको फ्यूचर जिंदगी में काम में आने वाला टॉपिक है। ठीक है, तो आपको भैया एकदम जबरदस्त तरीके से इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वैसे बाय द वे आज ही हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो शूट किया है फॉर यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल जो है सीए प्रशांत सरड़ा नाम से, उस चैनल पे एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है वक्फ बोर्ड पर। तो काफी बार ऐसे हुआ था कि मतलब पिछले एक दो वीडियो में मुझे लोग बोल रहे थे कि सर ये, सर नहीं, इनफैक्ट वो जनरल पब्लिक रहती है, वो ऑडियंस रहती है, वो कुछ भी बोलती है सोशल मीडिया पे, तो वैसे भी बोलने की अक्ल ही नहीं होती है। तो बोल रहे थे दम है तो इस पे वीडियो बनाओ, औकात है तो इस पे वीडियो बनाओ। बना दिया, आज वीडियो अपलोड होगा। एडिट वगैरह करने के लिए गया है, वेडनेसडे या थर्सडे को वीडियो अपलोड होगा। आप भी जब आपके पढ़ाई से बोर हो जाए तो जरूर देखना एक बार, और यस लाइक करके शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट करना। ओके चलो, तो कैपिटल बजटिंग वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। ठीक है, यस यस यस, कोई पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल भी है, सोशल भी है और रिलीजियस टॉपिक भी है। तो इसलिए इसको बहुत सेंसिटिव तरीके से हमने पहले पूरी स्टडी की और फिर उसके बाद हमने बनाया उस वीडियो को। उसके कंटेंट को स्टडी करना पड़ा बहुत डीप में, जो कि बहुत आसान टास्क नहीं होता। ये ऑलमोस्ट 2.5 वीक का एफर्ट था, और उसके बाद फाइनली वो स्क्रिप्ट रेडी हुआ और फिर अभी आज शूट हुआ वो। आप भी बोलना जरूर कैसा लगा आपको। ठीक है, तो किसी का भी ऐसे बायसनेस नहीं रखते हुए जो फैक्ट्स है उसी पे बात की है उस वीडियो में। सर सरप्राइज है क्या टॉपिक? सरप्राइज नहीं है बेटा, सिंपल है। वो वक्फ बोर्ड जो है ये बहुत सालों से चलता आ रहा सिस्टम है इंडिया में, तो उसके ऊपर वो वीडियो है। और उसका एक अमेंडमेंट बिल 2024 भी प्रपोज्ड है, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट होंगे वो भी मैंने समझाया उस वीडियो में। ठीक है, मैंने रिसेंटली दो वर्ड्स पर एक वीडियो बनाया था, सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। ये दो वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल में से हटाने की मांग के ऊपर वीडियो बनाया था। तो उसी से रिलेटेड लोगों ने कमेंट में लिखा था कि दम है तो, औकात है तो वक्फ बोर्ड पर वीडियो बनाओ, तो बना दिया आज फिर फाइनली। चलो कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं, चलो पढ़ाई की बात करते हैं। जब बोर हो जाएंगे तब वो आप देख लेना वीडियो, डाउन, दैट्स नॉट द टॉपिक। टॉपिक ये है कि भैया कैपिटल बजटिंग, डू यू थिंक कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर दे इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंस मैनेजर? आपको याद है क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। ओके, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आर दे इंपॉर्टेंट फॉर अ फाइनेंस मैनेजर? यस दे आर इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। क्या क्या रीजन है उसके, कितने रीजन है कि आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप इंकर करते हो एज अ फाइनेंस मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, 3 मेन रीजन, बिल्कुल सही है। प्रज्ञा बोल रही है इरिवर्सिबल, राधिका बोल रही है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एंड यस निहाल बोल रहे ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही है। ये 3 रीजन। तो सबसे पहले लिख दो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स are very important because of number 1 ह्यूज इन्वेस्टमेंट। शादी के फैसले जैसा ही ये फैसला भी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें भी इन्वॉल्व होता है बड़ा इन्वेस्टमेंट। सेकंड, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट, आज जो फैसला लेते हो उससे आने वाले कई साल आपके चेंज हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप यू आर थिंकिंग द सेम। ठीक है, एंड थर्ड आता है इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर मतलब एक बार अगर फैसला कर दिया तो आप आपके फैसले से मुकर नहीं सकते हो, आप वापस नहीं आ सकते हो। तो ये 3 रीजन की वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं फाइनेंस मैनेजर के लिए।
नीचे लिखिए therefore the finance manager has to be extra careful he has to be extra careful for such decision making. ऐसे डिसीजन मेकिंग के लिए उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है एंड हेंस ही यूजेस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. क्या यूज कर रहा है वो? ही यूजेस कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स. अब जान लेते हैं कि ये कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होती है. तो बैकग्राउंड तो समझ लिया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए फाइनेंस मैनेजर को एक्स्ट्रा केयरफुल रहकर ये टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होता है, जिस टेक्निक का नाम है कैपिटल बजटिंग टेक्निक. ठीक है. कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स सबसे पहला बेसिक टेक्निक नाम याद है? फर्स्ट बेसिक टेक्निक. यस वर्षिता, बिल्कुल सही है. एंड द नेम इज पे बैक पीरियड. बिल्कुल सही है दोस्तों. राइट. तो फर्स्ट टेक्निक का नाम है पे बैक पीरियड. दोस्तों नाम से ही समझ रहा है, पे बैक पीरियड मतलब कितने समय में मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस दोगे. पे बैक पीरियड, कितने समय में मेरा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. ठीक है. तो पे बैक पीरियड का बेसिक मीनिंग है द टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैक. This is called as payback period. The time required to recover your initial investment back is called as payback period. Okay. तो पेबैक पीरियड में दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक इवन कैश फ्लो और एक अनइवन कैश फ्लो. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट के बारे में. अगर आपका प्रोजेक्ट इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट वाला प्रोजेक्ट है तो ऐसे केस में आप पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे? याद है फॉर्मूला? इवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट. यस वर्षिता, वेरी गुड. साहिल सही एकदम. इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. यस प्रज्ञा. तो यहां पर हम बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट. आपको मैं बता दूं, आपको फॉर्मूला याद रखना ही नहीं है, आपको बस एक एग्जांपल याद रखना है. कोई भी एग्जांपल बना दो माइंड का, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला आ जाएगा. इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. ठीक है. अब एग्जांपल क्या बना सकते हैं सर? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट सपोज 6 लाख है और आपको एवरी ईयर 2 लाख मिल रहे हैं फॉर अनदर 8 ईयर्स. अनदर 8 ईयर्स के लिए तो आपका पेबैक पीरियड कितने सालों का है? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था, एवरी ईयर 2 लाख आ रहे हैं. यस. तो 3 सालों में आपका पैसा वापस आ जाएगा. तो 3 का आंसर लाने के लिए आपने क्या किया? सर हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख लिया, डिवाइडेड बाय 2 लाख कर दिया, हमारा आंसर 3 ईयर्स आ गया. तो दैट्स इट. आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू इस फॉर्मूले को समझना है. इस फॉर्मूले में हम क्या निकाल रहे हैं? हम पीरियड निकाल रहे हैं. तो इसको लास्ट में इंटू 100 करने की जरूरत नहीं है. ओके. करण ध्यान दे रहे हैं ना इधर? करण ध्यान दे बेटा. तो इवन कैश फ्लो के केस में आपका पेबैक पीरियड का फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो. ये जो कैश फ्लो लिखा है ना, ये सीएफएटी होता है, जिसके बारे में हम सभी मेथड्स के बाद एंड में बात करेंगे. CF is nothing but CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. ठीक है. तो अब इवन कैश फ्लो के बाद अनइवन कैश फ्लो पे जाते. अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट मतलब क्या? एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके एनुअल कैश फ्लो सेम नहीं है, एवरी ईयर कैश फ्लो आपको अलग मिल रहा है. तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हो? आपको क्या चॉइस है फिर अनइवन कैश फ्लो प्रोजेक्ट्स के अंदर? जैसे कि एग्जांपल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका हम ले लेते हैं 1 लाख रुपीस.
ईयर वाइज आपके कैश फ्लो यहां पर लिख देते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। फर्स्ट ईयर 30,000, सेकेंड ईयर 40,000, थर्ड ईयर 40,000, नेक्स्ट ईयर 50,000 एंड लास्ट ईयर 35,000। सपोज इस तरीके से आपके कैश फ्लो आ रहे हैं प्रोजेक्ट के। मैंने आपके साथ ही आपके सामने ही एग्जांपल बना दिया जो कि मन का एग्जांपल है। ऑफ कोर्स आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। लेट अस टुगेदर कैलकुलेट ऑल द आंसर्स। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो यहां पर फर्स्ट ईयर का फिगर आएगा 30,000, सेकेंड ईयर 30 प्लस 40 इज 70,000, नेक्स्ट ईयर 70 प्लस 40 इज 110। इसके आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है सर? 1 लाख है। हमने रिकवरी 1 लाख की, ये 2 इयर्स के बीच की है। सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच बन गया मेरा पे बैक पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड ईयर के बीच बन गया मेरा पे बैक पीरियड। एंड पे बैक पीरियड एग्जैक्टली कैसे निकलता है? तो हम बोलेंगे पे बैक पीरियड इज इक्वल टू 2 इयर्स प्लस आपको देखना है सबसे पहले कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने का किया था? 1 लाख माइनस आपका रिकवरी कितना हुआ है? 70,000। अमाउंट येट टू बी रिकवर कितना है? 30,000। नेक्स्ट ईयर कितना आ रहा है? 40,000। अमाउंट येट टू बी रिकवर कितना है? 30,000। और नेक्स्ट ईयर कितना आ रहा है? 40,000 आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें? प्लस 30,000 बाय 40,000। सर यही कंफ्यूजन होता है सर, 30,000 ले या 40,000 ले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। आपको अगर फ्रैक्शनल ईयर निकालने तो ऑफकोर्स आपको 30 ऊपर लेना है और 40 नीचे लेना है। तो आपको येट टू बी रिकवर कितना था? 30 था। एंड अमाउंट नेक्स्ट ईयर में कितना रिकवर हो रहा है? 40 रिकवर हो रहा है। तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 2.75 ईयर्स। आपका पेबैक पीरियड कितना आ गया? 2.75 ईयर्स। कॉमन सेंस लगाकर सोचिए, दो प्रोजेक्ट, एक का पेबैक पीरियड 2.75, दूसरे का 2 ईयर्स, किसको सिलेक्ट करोगे आप? प्रोजेक्ट 1 या प्रोजेक्ट 2? एग्जैक्टली प्रोजेक्ट 2। इसका पेबैक कितना है? 2.75। उसका कितना है? 2 है। तो भैया जिसका पैसा मुझे जल्दी वापस मिल रहा है मैं वहां पर इन्वेस्ट करूंगा ना। मैं तो यही चाहूंगा कि मेरा पैसा मुझे जल्द से जल्द वापस मिले। दैट इज माई बेसिक सिंपल लॉजिक। कोई भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त हम ये देखते हैं कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस मिल रहा है। दैट इज कॉल्ड एज पे बैक पीरियड का बेसिक लॉजिक। अगर आप आपके पापा को कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बताओगे, आपकी फैमिली में कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बताओगे, तो सबसे पहले वो यही देखते हैं कि उनका प्रिंसिपल अमाउंट कितने टाइम में वापस आ रहा है। फॉरगेट अबाउट रिटर्न्स, फॉरगेट अबाउट प्रॉफिट। वो ये देखते हैं सबसे पहले कि हम जितना पैसा डाल रहे वो कितने समय में मेरे पास वापस आता है। So that is the base logic of payback period. Between two projects, select the project with lesser payback period. बोलिए एक बार, between two projects, select the project with lesser payback period. Okay, चलो तो अब यहां पर हम पेबैक पीरियड को एंड करते हैं। पेबैक पीरियड में दो बड़े डिसएडवांटेज है। पहला बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि भैया ये क्या किए जा रहे हो तुम, फिगर्स पे फिगर्स ऐड कर रहे हो, पागलपन है ये। टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है। बिल्कुल सही है भाविक प्रज्ञा, बिल्कुल सही है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप इग्नोर कर रहे हो चारू, अथवा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। बट सेकंड डिसएडवांटेज दिख रहा है कि टेबल आधा खाली है। यस, फ्यूचर कैश फ्लोज आर आल्सो इग्नोर्ड, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज। पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज मतलब पेबैक के बाद के कैश फ्लोज टोटली इग्नोर दिख रहे हैं यहां पर। तो हम बोलेंगे पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज आर आल्सो इग्नोर्ड हियर। तो भैया ये तो नहीं चाहिए हमें, पेबैक के बाद के कैश फ्लोज हम इग्नोर क्यों करें? हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कंप्लीट डेटा ऑफ प्रोजेक्ट देखे बगैर प्रोजेक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे? ऑफ कोर्स गलत बात है। तो दो बड़े डिसएडवांटेज और एक ही एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है भैया? सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, फोकट के मार्क्स अपनी भाषा में, राइट? तो ये एक एडवांटेज है। बट डिसएडवांटेज नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर्ड। डिसएडवांटेज नंबर 2, पोस्ट पेबैक कैश फ्लोज आर आल्सो इग्नोर्ड।
राइट। तो इसकी वजह से हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करेंगे। हम जाएंगे अगले मेथड की तरफ जिसका नाम है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के बारे में। ठीक है, तो मेथड नंबर 2, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब ये भी एक पीरियड है बट डिस्काउंटेड है, मतलब इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज यहां पर अब वर्ड यूज कर रहे हैं डिस्काउंटेड। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल को सेम रखते हैं, ईयर ले लेते हैं, कैश फ्लो ले लेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है हर बार 10%। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हम ले लेंगे 10%। एंड DCF, व्हाट इज DCF? डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% एंड DCF, नो प्रॉब्लम। चलो सही है। अब सबसे पहले 1 डिवाइडेड बाय 1.1 विल गिव यू फर्स्ट ईयर फैक्टर, कितना आता है? 0.909 आता है। सेकेंड टाइम इज इक्वल टू, प्रेस कर लो, 0.826 आता है। थर्ड टाइम इज इक्वल टू, प्रेस कर लो, 0.751 आता है, करेक्ट। नेक्स्ट टाइम इज इक्वल टू, प्रेस कर लो, 0.683 आता है। लास्ट टाइम इज इक्वल टू, प्रेस कर लो, 0.621 आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब ये जो आपके आंसर्स आए हैं, इन आंसर्स को आप मल्टीप्लाई कर कर आप निकाल सकते हो आपका DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। निकालो आपके आंसर्स एक एक। 27270। नेक्स्ट आंसर क्या आएगा आपका? 40,000 इंटू 0.826, 33,040। नो प्रॉब्लम। क्यूमुलेटिव DCF करके देख भी लेते हैं क्यूमुलेशन क्या होगा, ठीक है। बट हमें एनीवेज 5 साल का आंसर निकालना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे के डेटा के लिए हमें काम में आएगा, नेक्स्ट मेथड्स के वक्त काम में आएगा। नेक्स्ट इसके बाद का आंसर 30,040। कशिश सही बोल रहे हो क्या आप? 33,040 के बाद का आंसर है क्या कशिश? प्रज्ञा, यस, ओके। 30,040। उसके बाद लास्ट आंसर आपका कितना आएगा? 34,150। ओके, लास्ट नहीं है ये। इसके बाद कितना आएगा? 21,735। ओके, तो क्यूमुलेटिव कर लेते हैं इसको दोस्तों। 27,270 प्लस 33,040, 60,310। ओके, उसके बाद प्लस 30,040 इज 90,350, बिल्कुल सही है। अब प्लस करेंगे 34,150, तो 1,24,500। वेरी गुड। अब आगे बढ़ने का फायदा नहीं है बट फिर भी बढ़ जाते, चलो। 146,235। ओके, तो ये आगे आपके आंसर्स। आपका पेबैक पीरियड जो है वो ये दो नंबर्स के बीच दिख रहा है मुझे। 1 लाख का रिकवरी ये दो नंबर के बीच है, तो हमारा पेबैक जो है वो डिस्काउंटेड वाला जो है वो 3 और 4 इयर्स के बीच आता है। यहां तक का वर्किंग सबको क्लियर है। अब हम बोलेंगे देयरफॉर, हमने इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख का,
माइनस लास्ट ईयर तक रिकवरी हुई थी 90,350 की, मतलब अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड जो है वो 9,650 है शायद, चेक कर लो एक बार। अमाउंट येट टू बी रिकवर्ड जो है वो कितना आएगा, चेक कीजिए, करेक्ट है, ओके। अब बोलेंगे हम लोग देयरफॉर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इज इक्वल टू कितने साल प्लस, यस 3 years प्लस। येट टू बी रिकवर्ड है 9650। नेक्स्ट ईयर में कितना मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर में 50,000 मिल रहा है या 34,150 मिल रहा है, बोलिए। यस वेरी गुड, 34,150। कभी भी याद रखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमें छोड़ना नहीं है, हमें नॉन डिस्काउंटेड फिगर लेना नहीं है, डिस्काउंटेड फिगर लेना है ताकि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करें। सो नेक्स्ट ईयर में 34,150 मिल रहा है, therefore our answer comes to 3.29 years की 288, ओके। 3.288 years ये आपका आंसर आता है, राइट। ये आ गया आपके डिस्काउंटेड पेबैक के आंसर। डिस्काउंटेड पेबैक का बेनिफिट है सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू कैलकुलेट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर्ड। डिसएडवांटेज क्या है अभी तक, भैया पोस्ट पेबैक कैश फ्लो यहां पर भी इग्नोर्ड है, बिल्कुल सही है वैष्णवी, प्रज्ञा एब्सोल्युटली करेक्ट है, वर्षिता। तो गाइस यहाँ पे सब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो आपका पेबैक पीरियड के बाद का कैश फ्लो तो भैया आपने टोटली इग्नोर ही कर दिया, राइट। तो वो कंसिडर करना पड़ सकता था, आपने कंसिडर नहीं किया, कोई बात नहीं। थर्ड मेथड कंसिडर करेगा सभी कैश फ्लोज को, बट वो इग्नोर करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका नाम है, बोलिए, यस पेबैक रेसिप्रोकल, करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो तीसरा मेथड payback reciprocal, third method is called as payback reciprocal, ओके। इस मेथड में एग्जाम्पल हम सेम ले लेंगे, ओके। यहां पर हम मेन पेबैक के फॉर्मूले में कितने चेंजेस करते हैं, 3 चेंजेस करते हैं। सबसे पहला, नाम जैसे वैसे उसे रेसिप्रोकल करना होगा, रेसिप्रोकल कर देना, ओके डन। दूसरा चेंज क्या है, एवरेज वर्ड डाल देना, एनुअल कैश फ्लो के पहले एवरेज वर्ड डाल देना। और थर्ड चेंज है, बिल्कुल सही है, इनटू 100 कर देना। तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एवरेज एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एवरेज एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आपका एवरेज एनुअल कैश फ्लो कितना आएगा, पूरा डेटा आपके पास रेडी है, बस इसका टोटल ले लीजिए। 30, 70, 110, 160, 195, 1,95,000 टोटल है, बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर, चलो इधर ही कैलकुलेट कर लेते हैं ना, क्यों कैलकुलेशन बड़ा है। 1,95,000 divided by 5 years will give you average, and that divided by initial investment of 1 lakh into 100. Yes, your answer is coming to 39%. अब ऑब्वियसली बात है, 39% is not years, it is percentage. It is what exactly sir, क्या मीनिंग होता है 39% का, तो 39% is the recovery rate। आपके 1 लाख पर आप कितना अर्न कर रहे हो, 39% अर्न कर रहे हो, बट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने क्या कर दिया, यहां पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, 1,95,000 ले लिया डायरेक्टली, टोटल डिवाइड बाय 5 कर रहे हो आप, एवरेज कर रहे हो 5 साल का, ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी इग्नोर हो रहा है, बट आपने सभी कैश फ्लोज को कंसिडर किया। तो ये जो 39% है ये आपका रेट ऑफ रिटर्न है, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कभी भी डैश प्रेफर्ड होता है,
रेट ऑफ रिटर्न कभी भी हाई प्रेफर होता है। तो बिटवीन टू प्रोजेक्ट सिलेक्ट द प्रोजेक्ट विथ डैश पेबैक रेसिप्रोकल। यस एग्जैक्टली, हाई पेबैक रेसिप्रोकल, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। ओके, तो ये आपका बन गया पेबैक रेसिप्रोकल का लॉजिक। अब बात करेंगे सुपीरियर मेथड्स के बारे में। सबसे पहला मेथड, फोर्थ नंबर के अंदर हम बोलेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। एग्जाम में अधिकतर टाइम ये मेथड्स आते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का पहला मेथड आता है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द फॉर्मूला? नाम से ही समझ रहे हैं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालो और माइनस कर दो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। तो फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो रेडी, आपके पास रेडी है, रेडी है। ये देखिए 146,235 सभी कैश फ्लोज का टोटल, इन सब का टोटल ये 146,235। तो हम क्या बोलेंगे, ये बन गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज 1 लाख, क्योंकि आज का आउटफ्लो 1 लाख, आज का 1 लाख ही है। तो हम बोलेंगे 146,235 minus 1 lakh is equal to 46,235. NPV comes to 46,235. राइट, ये आ गया एनपीवी। एनपीवी पॉजिटिव है और एक ही प्रोजेक्ट है, तो हमने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड रिटर्न था 10% का। उस 10% के साथ डिस्काउंटिंग कर कर भी 146,235 का प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है। अगर 1 लाख माइनस भी कर दो आपने जितना लगाया, तो आपके पास आज की घड़ी में एक्स्ट्रा वैल्यू 46,235 का है। आप 10% से ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% था जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, बट आप उससे भी ज्यादा कमा रहे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। बट अगर कोई दूसरा प्रोजेक्ट है तो उसका एनपीवी देखकर इसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो डिसाइड करना होगा। दूसरा प्रोजेक्ट का एनपीवी 24,235 है, क्या करोगे? फर्स्ट प्रोजेक्ट 46,135 235, सेकेंड प्रोजेक्ट 24,135 ये 235, क्या करोगे आप? ऑब्वियसली ये फर्स्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे, बिकॉज एनपीवी कभी भी हाई प्रेफर्ड होता है। जितना एनपीवी ज्यादा उतना अच्छा प्रोजेक्ट। क्यों सर? क्योंकि आज जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें जितना ज्यादा पैसा आज के वैल्यू में मिले एक्स्ट्रा वाला, उतना अच्छा ही है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ 46,235? इफ यू टुडे इन्वेस्ट फुल 1 लाख, इन टुडेज वैल्यू यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा 46,235। तो बढ़िया है, जितना एक्स्ट्रा ज्यादा मिले उतना अच्छा है। एक और इंटरप्रिटेशन नंबर 2, एनपीवी पॉजिटिव 46,235 का क्या रहेगा? This project you required a return of 10%, but this project is giving you return more than 10% because 10% से डिस्काउंटिंग करने के बावजूद भी आपके पास पॉजिटिव एनपीवी बच रहा है। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपको 10% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। So between two projects, select the project with higher NPV. If NPV is positive and there is only single project, do accept the project. If NPV is negative and that is a single project under consideration, don't accept the project. सिंपल रूल्स है एनपीवी के। ओके, अब अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी लाइफ अलग है, मतलब दो प्रोजेक्ट आप कंपेयर कर रहे हो, एक का प्रोजेक्ट का लाइफ 3 ईयर्स है, दूसरे का 5 ईयर्स है, तो आप ऐसे केस में एनपीवी के बेसिस पर फैसला नहीं लोगे। एनपीवी के अंदर ही एक स्टेप आगे जाना होगा जिसका नाम है ईएवी। वेरी गुड गाइस, बहुत सही है। ईएवी इज लॉन्ग फॉर्म इक्वेटेड एनुअल वैल्यू, बिल्कुल सही है। और फॉर्मूला, यस प्रज्ञा, बिल्कुल सही फॉर्मूला है, एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवीएफ। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट्स is not same, comma, we use EAV
equated annual value for decision making purpose. For decision making purpose, if life of two project is not same, we use EAV, equated annual value, for decision making purpose. Okay, what exactly we do in EAV? EAV is nothing but NPV जो आया था आपका उसको डिवाइडेड बाय PVAF करना है R, N. बट ये क्या लॉजिक था इस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का लॉजिक आपके एन्युटी के फॉर्मूले से आता है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फाइनाइट एन्युटी का फॉर्मूला याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है सर, है ना? थोड़ा नीचे रख लेते इसको और इसका डेरिवेशन बताता हूँ आपको मैं. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इनटू PVAF R, N. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनाइट एन्युटी. तो इनफाइनाइट नहीं यूज करना है, फाइनाइट यूज करना है, बिकॉज प्रोजेक्ट का लाइफ फाइनाइट रहेगा, इनफाइनाइट नहीं रहेगा. अब इसी को एवरी ईयर के फिगर पे लाने के लिए एन्युटी इज इक्वल टू बना दो, तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय PVAF हो जाएगा R, N. तो एन्युटी इज नथिंग बट एवरी ईयर सेम अमाउंट, इक्वेटेड एनुअल वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू इज नथिंग बट NPV, बिकॉज NPV इज टुडेज वैल्यू, एंड PVF इटसेल्फ इज PVF. तो ये जो फॉर्मूला है ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये आपके चैप्टर नंबर 1 के ये फॉर्मूले से डिराइव हुआ और ये फॉर्मूला बन गया आपके पास. ये आ गया आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन. अगर दो प्रोजेक्ट्स का लाइफ सेम नहीं है तो आपको EAV के बेसिस पर फैसला करना होगा और फिर ये आगे बढ़ना होगा. तो एक बात याद रखिए, अगर एक प्रोजेक्ट का लाइफ 3 साल है, दूसरे का लाइफ 6 इयर्स है, तो ऐसे केस में आपके पास चॉइस बन जाता है कि आप EAV पर जाओ या ना जाओ. एक प्रोजेक्ट का लाइफ कितना था? 3 इयर्स. दूसरे का लाइफ कितना था? 6 इयर्स. तो एक काम करो ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट को 3 साल बाद फिर से वापस परचेज कर लो. यस, सिमिलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड इन आवर क्लास. मैं आपको क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूं आपके रेफरेंस के लिए. कौन सा क्वेश्चन था वो? एग्जाम्पल दिखाओ आपको, एग्जाम्पल ये रहा. आप ही के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 नहीं था प्रज्ञा? 14th क्वेश्चन तो आपका सिस्टम ए और सिस्टम बी वाला क्वेश्चन है. क्लास में सॉल्व किया था हमने वो प्रोजेक्ट क्वेश्चन. EAV का एग्जाम्पल तो बहुत सारे, 10, 11, 12, 13, 14 ये सब EAV के एग्जाम्पल है. बट एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें हम रीपर्चेस कर रहे, डबल बार हम सेम एसेट यूज करेंगे और कंपेयर करेंगे, शायद वो क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन था. यस, क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 15 आप रेफरेंस के लिए ले सकते हो. क्वेश्चनर बुक का क्वेश्चन नंबर 15 राइट देयर. यहां पर PNQ दो प्रोजेक्ट थे, एक का लाइफ 2 इयर्स, दूसरे का लाइफ 4 इयर्स था. तो एक काम क्यों नहीं करते, यहां पर ये भी तो यूज कर ही सकते हम लोग, बट 2 इयर्स के प्रोजेक्ट को 2 साल बाद फिर से इन्वेस्ट करने का दिखा दो. 2 साल के एंड में फिर से वो पैसा इन्वेस्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल उसका इन्वेस्टमेंट 10 लाख था, तो 10 लाख हमने फर्स्ट 0 ईयर में इन्वेस्ट किया. फर्स्ट ईयर में हमको 8 लाख मिला, सेकेंड ईयर में हमको 7 लाख मिला. फिर सेकेंड ईयर के एंड में वापस 10 लाख इन्वेस्ट करोगे तो थर्ड ईयर में आपको 8 लाख मिलेगा और फोर्थ ईयर में आपको 7 लाख मिल जाएगा.
तो इस तरीके से आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट सेकंड प्रोजेक्ट के साथ कंपेरेबल बन गया और आपको ये वी पे जाने की जरूरत नहीं गिरी. बट यू ऑलवेज हैव अ चॉइस, यू कैन यूज ईएवी ऑल्सो, यू कैन सॉल्व इट दैट वे ऑल्सो. बट अगर एक प्रोजेक्ट है 5 साल और दूसरा प्रोजेक्ट है 3 साल, ऐसे केस में ऑफकोर्स आपको ईएवी के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती. ओके ग्रेट, समझ गया यहां तक. तो ये था आपका एनपीवी का लॉजिक. नेट प्रेजेंट वैल्यू आई हैव टोल्ड यू EAV logic also, and when not to use EAV, you have a choice when not to use EAV, वो भी मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, अब जाते हैं हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड. पीआई मेथड, और इसी का नाम है डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड. डिजायरेबिलिटी फैक्टर मेथड. ओके, आई होप बैकग्राउंड जो आपको डिस्टर्ब कर रहा था पिछले लेक्चर में वो आज नहीं आ रहा है. बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है क्या चारू? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलो सही है. तो डिजायरेबिलिटी फैक्टर पीआई मेथड, ये क्या होता है एग्जैक्टली? इस मेथड के अनुसार, यस वर्षिता बिल्कुल सही, काफी लोगों ने आंसर्स दे दिए कि भैया आप क्या करते हो, आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से डिवाइड कर लेते हो और उससे आपको क्या समझता है वो मैं आंसर के साथ समझाता हूं. ठीक है, तो पीआई इज इक्वल टू present value of cash inflows divided by present value of cash outflows. So present value of cash inflow कितना है भैया? यहां पर है ना अपने पास present value of cash inflow कितना है? 146,235 है. और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है? 1 लाख है. 146,235 divided by 1 lakh, and your answer comes to 1.46235 times. बोलने के लिए अपन बोलेंगे 1.46, बट लिखते वक्त लिखेंगे 1.46235. ठीक है, ये बन गया आपका पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये क्या दिखाता है आपको? एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट वी गेट 1.46 रुपी. बिल्कुल सही है निहाल, हर 1 रुपया जो आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो आज के वैल्यू में आपको ये 1.46 रुपीज दे रहा है. सो ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. और अगर आपका पीआई 0.89 होता तो, अगर आपका पीआई 0.89 होता तो ग्रेटर देन 1 वी शैल एक्सेप्ट. बिल्कुल सही है. यस, रिजेक्ट कर लेते हम लोग अगर 0.89, 0.90, 0.56 कुछ भी होता तो लेस देन 1, बिकॉज आज 1 रुपी इन्वेस्ट कर आज 1 रुपी से कम मिल रहा है तो हम एक्सेप्ट क्यों करें? बहुत सिंपल लॉजिक है, हमने रिजेक्ट कर देना चाहिए. पीआई ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट, पीआई लेस देन 1 रिजेक्ट. ओके, तो ये था आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है. अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को आप अच्छे से देखोगे, 146,235 को आप अच्छे से देखोगे तो इसको निकालने का सेकंड तरीका भी है. आप क्या कर सकते हो? therefore PI is equal to NPV प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो. आप कर सकते हो कि नहीं? आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को ये लिख सकते हो एनपीवी डिवाइड प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एंड दैट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होता है. अगर बीच में प्रोजेक्ट के कोई आउटफ्लो नहीं है तो ऐसे केस में यहां पर तो सीधा सीधा इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही आ जाएगा. एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी योर फॉर्मूला फॉर पीआई. ओके, अब पीआई थोड़ा अच्छे से देखते हैं. पीआई 1.46235 कैलसी ले लो. 1.46235 का पीआई डाल दो कैलसी पे. आप बोलो क्या था ये? एवरी 1 रुपी इन्वेस्टेड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू इन टूडेज टाइम.
माइनस कर दो आपका इन्वेस्टमेंट, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 1 रुपी इन्वेस्ट किया है, माइनस कर दो 1 रुपी, 0.4235 एक्स्ट्रा फॉर एवरी 1 रुपी, एक्स्ट्रा फॉर एवरी 1 रुपी, मल्टीप्लाई कर लो जितना आपने लगाया है, मल्टीप्लाई कर लो जितना आपने इन्वेस्ट किया है, आपने इन्वेस्ट किया है 1 लाख, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, यस, और आपको मिल गया आपका एनपीवी 46235। इसका मतलब एनपीवी का फॉर्मूला बन सकता है पीआई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीआई -1 इंटू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पीआई कितना था 1.46235, -1 कर दिया क्योंकि उतना इन्वेस्ट किया था, तो एक्स्ट्रा कितना है वो देखा और मल्टीप्लाई कर दिया हमारे 1 लाख के फिगर के साथ, तो हमारा एनपीवी आ गया। ये कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन था। अगर आप इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली मॉडिफाई करोगे तो यही बनेगा, बट उसमें नहीं जाएंगे हम लोग, मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, आगे बढ़ो, ठीक है। तो चलिए, यहां तक का पार्ट एकदम क्लियर है, हमने पीआई से एनपीवी कैसे निकलता है वो भी देख लिया, ओके। अब एनपीवी के पास ऐसा कोई मेथड नहीं है कि दो प्रोजेक्ट अगर अलग रहेंगे तो क्या करना है, तो कभी भी देखा जाए तो यहां पर हम बोलेंगे कि एनपीवी ज्यादा सुपीरियर कंपेयर टू पीआई, बिकॉज पीआई के पास बिटवीन टू प्रोजेक्ट ऑफ डिफरेंट लाइफ देयर इज नो मेथड टू सॉल्व डिफरेंटली, बट एनपीवी के पास है, एनपीवी उसे ईएवी तक ले जाता है फिर सॉल्व करता है। यस गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एनपीवी डन, पीआई डन, नाउ वी विल गो टू द थर्ड मेथड। The third method is called as IRR, internal rate of return. और इसी को बोलते हैं टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सेम मेथड इज कॉल्ड एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो क्या होता है आईआरआर मेथड में, आईआरआर मेथड में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में या टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न में क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है, बिल्कुल सही, इट्स सेम लाइक वाईटीएम, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस मेथड में ना दोस्तों, आप देखते हो कि आपका प्रोजेक्ट कितना रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, what is exactly the rate of return given by the project considering time value of money, क्योंकि आपके पास पेबैक रेसिप्रोकल भी है, वो भी आपको रेट ऑफ रिटर्न ही दे रहा है, फ्रॉम द प्रोजेक्ट ही दे रहा है, बट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये देगा आपको विद कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ऐसे केस में एग्जाम्पल ऑफकोर्स हम लोग सेम रखेंगे और जरा 2 मिनट के लिए हम आईआरआर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये पूरा जो डेटा था ये हमारे काम में आ सकता था। ईयर कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना ले, 10% पे तो अपने पास आंसर ऑलरेडी रेडी है 46,135, 1 लाख के सामने छोटा नंबर तो है नहीं, हम 20% लेके देख लेते। बट एनपीवी निकालने के लिए पहले 0 ईयर का आउटफ्लो लेते हैं अपन लोग, कोई बात नहीं, अपन इधर ले लेते हैं और फिर एनपीवी निकालेंगे। जीरो ईयर का फैक्टर 1 है तो ये 1 लाख ही आएगा और यहां निकल जाएगा हमारा एनपीवी, करेक्ट, ये निकल जाएगा हमारा एनपीवी। तो ऑलरेडी हमने नंबर्स ले लिए, सब कुछ ले लिया, आप मुझे बताओगे एनपीवी कितना आता है। 1 डिवाइडेड बाय 1.2 इज इक्वल टू
एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 5 years, और उसके बाद आप डीसीएफ कैलकुलेशन कर लोगे, और डीसीएफ कैलकुलेशन के बाद आप क्या करोगे, इस 1 लाख वाले फिगर को माइनस कर दोगे, तो आपका एनपीवी आ जाएगा। निकालो आंसर। Come on everyone. 1 divided by 1.2 is equal to will give you first year, second year, third year, fourth year, fifth year factor. पार्थ बोल रहे हैं 14,080, करेक्ट है क्या पार्थ का आंसर? 3 डेसिमल फैक्टर लेना है आपको। 14,104, 14,005 रुपीज, आई थिंक 14,000 के आसपास सबका आंसर आ रहा है। कोई बात, हम ले लेते हैं 14,080, कोई बात नहीं, आपका 104 आया तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, सब लोग ध्यान देंगे इधर, अभी राउंडिंग ऑफ रहेगा ऑफ कोर्स, डोंट वरी एट ऑल। अब आप नेक्स्ट रेट क्या लेना चाहिए आपके मुताबिक? डिस्काउंटिंग फैक्टर आपने 20 रख दिया था, 30 ले लेते बोल रहे प्रज्ञा, 30 या 25, 25 भी ट्राई कर सकते वैसे तो, चांस लेके देखने में हरकत नहीं है, हम 25 ट्राई कर लेते हैं। और डीसीएफ देखिए एक बार आंसर, 25% पे आंसर क्या आता है देखिए, आई थिंक नेगेटिव आना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.25 इज इक्वल टू 5 बार। अगर नेगेटिव आता है तो उसे बुलाएंगे डेफिसिट। 14,040, ओ नो 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 नो, 2000 का पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव है ये, अरे रे, फिर तो ऐसे केस में 30 पर जाना पड़ेगा, 30 पर जाना पड़ेगा, वी डोंट हैव एनी चॉइस। $2,029 ना, कोई बात नहीं। अब जाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 30% डीसीएफ पर। यहां का एनपीवी निकाल लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 30%। अब तो गारंटेड यहां पर डेफिसिट ही आएगा, और इसे बुलाना होगा सरप्लस, ये कैंसिल करना पड़ेगा, इस 14,080 का कोई यूज नहीं है। यस निहाल बोल रहे हो 8114.88, तो ठीक है 8115 ले लेते हैं, 8115, ये डेफिसिट आ गया। अब जरा सोचिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपको एक सर्टेन रेट दे रहा है, आप उसी रेट से डिस्काउंटिंग करोगे तो आपको एनपीवी नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव नहीं आ सकता, आपका एनपीवी डॉट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा सर? क्योंकि नहीं वंशिका, 20 और 30 के बीच लेने में प्रॉब्लम क्या है कि गैप इज टू मच, जितना गैप ज्यादा रहता है उतना अप्रोप्रिएट आपका राउंडेड ऑफ आंसर आता है, और जितना आप गैप कम रखोगे उतना एक्यूरेट आंसर आता है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो इसलिए हम थोड़ा सा उसको अवॉइड करेंगे। ओके, नाउ यू हैव टू टेक 25 एज स्टार्ट रेट एंड एंड रेट एज 30। स्टार्ट रेट पे सरप्लस आ गया 2029, एंड रेट पे डेफिसिट आ रहा है 8115। आई एम श्योर द आंसर इज नियर 25, 26 के आसपास आंसर आ सकता है, क्योंकि यहां का गैप कम है जीरो से, और यहां का गैप ज्यादा है जीरो के कंपैरिजन में। हमारा आंसर 25, 26, 26.5 के आसपास ही आने वाला है। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाले, कहां पर हमारा एनपीवी जीरो आएगा एग्जैक्ट, वो कैसे समझेगा, वो हमें
फॉर्मूला यूज करना होगा आईआरआर का। आईआरआर इज इक्वल टू वही सेम जो वाईटीएम में यूज किया था हमने, स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस डिवाइडेड बाय सरप्लस माइनस डेफिसिट into difference in rate. Start rate is 25%, surplus is 2009, 2009 minus deficit of 8115, difference in rate is 5%. Though we are writing 5%, on KLC we will not take 5%, 25% because our final answer will be in percentage. And हमारा IRR का आंसर आता है 26%. हमारा आईआरआर का आंसर आता है 26%, राउंडेड ऑफ बोल रहा हूं मैं आपको 26%. What is exactly the meaning of 26%? This project is giving you return of 26% considering time value of money. अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हो तो ये प्रोजेक्ट आपको 26% का रिटर्न दे रहा है. अगर दो प्रोजेक्ट है जिनकी लाइफ अलग है, दो प्रोजेक्ट है जिनकी लाइफ अलग है, तो ऑब्वियसली आप उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करोगे जिसका आईआरआर ग्रेटर है. लाइफ अलग से कोई फर्क नहीं करता बिकॉज आईआरआर इज एनीवेज एनुअल रेट ऑफ रिटर्न. आईआरआर को एनुअल बनाने की जरूरत नहीं है, आईआरआर ऑलरेडी एनुअल है. ठीक है, तो बिटवीन टू प्रोजेक्ट हम किसको सिलेक्ट करेंगे? जिसका आईआरआर ज्यादा है बिकॉज उसका रिटर्न ज्यादा है. बिल्कुल सही है, जिसका आईआरआर ज्यादा उसका रिटर्न ज्यादा, जिसका रिटर्न ज्यादा हम उसको सिलेक्ट करेंगे. राइट, आपको फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है और डायरेक्टली सरप्लस डेफिसिट के बाद आंसर पे आना है. तो फ्रैंकली आपके सामने मैंने एग्जांपल बनाया, मुझे सच में नहीं मालूम था इसका आईआरआर क्या आएगा क्या नहीं. हमने स्टार्ट ट्रायल एरर से ही किया है एंड ऑटोमेटिकली आपको समझ गया कि आपका आंसर क्या आता है. राइट, आईआरआर मेथड इज वेरी सिंपल, इट हैज सर्टेन लूपहोल, बट आईआरआर क्या कर रहा है? डिस्काउंटिंग ऐसे रेट से कर रहा है, आईआरआर रेट से जिस पे एनपीवी जीरो आए. ओके, तो एक एक्सप्लेनेशन लिख दो पहले. आईआरआर इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाय द प्रोजेक्ट. IRR is the actual rate of return given by the project considering time value of money. Considering time value of money. Okay, considering time value of money. आगे लिखिए, at IRR rate of discounting NPV is equal to 0 and PI is equal to what? At IRR rate of discounting, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को आईआरआर रेट से डिस्काउंट करते हो तो उसका एनपीवी 0 है तो उसका पीआई कितना होगा? यस, एब्सोल्युटली 1 होगा. तो पीआई विल बी 1, एनपीवी विल बी 0. कंपैरिजन सुन लो अच्छे से. आईआरआर रेट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट को देख रहे हो जिसकी लाइफ अलग है, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके रेगुलर नोट्स का मशीन डैमशेल एंड शाइलॉक वाला, एक का लाइफ था 10 साल, दूसरे का लाइफ था 12 साल. हमने आईआरआर से सॉल्व किया बिकॉज वहां पर कोई रेट ऑफ डिस्काउंटिंग नहीं दिया था. तो आईआरआर में तो वैसे भी आपका रेट ऑफ डिस्काउंटिंग आप खुद ट्रायल एरर से लेते हो, तो इसीलिए हमने उस प्रोजेक्ट को आईआरआर रेट से सॉल्व किया, आईआरआर मेथड से सॉल्व किया. 10 साल 12 साल, फिर भी हमने कुछ नहीं किया बिकॉज आईआरआर इज एनीवेज एनुअल रेट. तो आप उसको एनुअल फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. जैसे एनपीवी एनुअल नहीं होता, उसे एनुअल बनाने के लिए ये वी पर आना होता है, वैसे आईआरआर को कुछ करने की जरूरत नहीं बिकॉज व्हेन यू से IRR is 26%, it's 26% return, annual return. Point number 1 clear? Point number 1 clear? Sahil? Now point number 2. IRR रेट का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है? खुद IRR रेट होता है.
तो आप आईआरआर रेट 26% ले रहे हो, 26%, ताकि आपका एनपीवी जीरो आए। ओके, जबकि एनपीवी और पीआई का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। प्रोजेक्ट का कॉस्ट ऑफ, कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है एनपीवी पीआई के पास कंपेयर टू आईआरआर, कि भैया आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आईआरआर में गलत लिया है आपने। आप क्या बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट आपको 2 मिनट के लिए सोचते हैं, ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपके फ्यूचर के कैश फ्लो से, ठीक है, ये प्रोजेक्ट बहुत भारी है, ये 26% रिटर्न दे रहा है, मगर फर्स्ट ईयर में जब तुम्हें 30,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 40 मिलेगा, थर्ड ईयर में 40, फोर्थ ईयर में 50 एंड लास्ट ईयर में 35, तो ये कैश फ्लोज भी आप किसी और प्रोजेक्ट में लगाकर 26% रिटर्न ही कमाओगे, ये क्या गारंटी है? ऑफकोर्स गारंटी नहीं है। बट आईआरआर बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमें जो फ्यूचर कैश फ्लोज मिलेंगे हम उसे डिस्काउंटिंग 26% से कर एनपीवी जीरो ला रहे हैं। इसका मतलब हम फ्यूचर के कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट कर रहे हैं एट 26% व्हेनेवर दे आर रिसीव्ड। फर्स्ट ईयर में रहेगा तो फर्स्ट ईयर में री इन्वेस्ट होगा, सेकंड ईयर में रहेगा तो सेकंड ईयर में री इन्वेस्ट होगा, बट जब जब री इन्वेस्ट होगा इट विल बी री इन्वेस्टेड एट 26%, विच इज रॉन्ग, बिकॉज ये प्रोजेक्ट का आईआरआर इतना स्ट्रांग है, अगला प्रोजेक्ट उतना स्ट्रांग आईआरआर देना जरूरी नहीं है। एनपीवी पीआई क्या करता है, इन्हीं प्रोजेक्ट को डिस्काउंटिंग 10% से करता है, देख लो 10% से किया। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जब फर्स्ट ईयर में 30,000 मिलेंगे ना, तो आप उसे री इन्वेस्ट करोगे 10% से, जो कि आपकी कंपनी का केओ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम बैक बुलाते हैं। सेकेंड ईयर में जब आपको मिलेंगे ना 40,000, फिर आप वापस उसमें कम से कम 10% से री इन्वेस्ट करोगे। थर्ड ईयर में 40 मिलेगा, वो भी 10% से री इन्वेस्ट होगा। फोर्थ ईयर में 50 और फिफ्थ ईयर में 35 मिलेगा, वो भी जब जब मिलेगा 10% से री इन्वेस्ट करेंगे। भैया लॉजिकल है ना, अगर मेरी कंपनी का केओ 10% है तो मेरा री इन्वेस्टमेंट 10% तो मिनिमम रेट होना ही चाहिए, अदरवाइज मैं री इन्वेस्ट करूं भी क्यों? मेरे कंपनी का केओ अगर 10% है तो मुझे मिनिमम डिजायर्ड रेट 10% तो चाहिए ही। बट इस प्रोजेक्ट का अगर आईआरआर 26% है तो इस प्रोजेक्ट से मिलने वाले कैश फ्लोस फ्यूचर में भी 26% से ही री इन्वेस्ट होंगे, जरूरी नहीं है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर क्या है? री इन्वेस्टमेंट रेट अजम्पशन। लिखो उधर, ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर मेथड, ड्रॉबैक ऑफ आईआरआर मेथड, assumption of reinvestment at IRR rate itself. ड्रॉबैक ऑफ IRR मेथड, मेन ड्रॉबैक है assumption of reinvestment at IRR rate itself। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया इसका। जबकि एनपीवी पीआई का री इन्वेस्टमेंट रेट का assumption होता है क्यों, इसका री इन्वेस्टमेंट रेट का assumption होता है IRR रेट। तो बिटवीन दिस थ्री मेथड्स IRR फेल हो गया बिकॉज ऑफ री इन्वेस्टमेंट रेट assumption। अब दो मेथड बचते हैं, एनपीवी पीआई। एनपीवी पीआई दोनों भी अच्छे। कैपिटल रैशनिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो हम कल के सेशन में कवर करेंगे, और कल के सेशन में सीएफएटी का कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो सेशंस में हम बताएंगे कि आपको सीएफएटी कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। एट द सेम टाइम आपको सीएफएटी कैलकुलेशंस में पॉजिटिव और नेगेटिव कैश फ्लोज दोनों की तरफ मैं आपको तीन तीन मेथड्स एक बार फिर से री एक्सप्लेन करूंगा, और आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा जो आपको सॉल्व करने हैं। आज के लिए क्वेश्चंस कौन से रहेंगे? सर इसका एक्चुअल आंसर तो 25 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इट्स ओके। सी एट IRR the NPV is zero with obvious logic that you are taking 3 decimal। जब तुम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हो तो तुम ऑब्वियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहे होंगे, तब आपका 25% कुछ आंसर आ रहा है। पर जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं 3 डेसिमल लेकर कैलकुलेट कर रहा हूं। ओके, तो मैंने आज आपको सभी मेथड्स समझाए, ठीक है, मैंने आपको सभी मेथड्स समझाए, उसके बेसिस पर आप इजीली ट्राई कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस को। सीएफएटी कैलकुलेशंस वगैरह नो डाउट हम कल कवर करेंगे, बट आपने क्लास में सीखे ही है। तो इफ यू वांट दैट सीएफएटी आपको सबको आता है, तो फिर
ऐसे केस में आप ट्राई कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि एफएम रेगुलर नोट्स में से आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आईआरआर पर बेस्ड है, आपको दोनों जगह आईआरआर निकालना है, डैमशेल और शाइलॉक का। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लो, सभी मेथड्स कवर हो जाएंगे उसमें आपके। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लो, वहां पर आपका ईएवी का प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको अगर सीएफएटी के साथ कंफर्टेबल लगता है तो आप सॉल्व करोगे 12th, 15th, 16 is a very good question. Replacement, remind me tomorrow, I'll explain you replacement. And capital rationing also I'll explain you tomorrow. ठीक है, तो ये सब आपको आज सॉल्व करने, और उसके साथ साथ आपको एफएम क्वेश्चनर जो है वो तो फुल सॉल्व करना है, आपको पता ही है, कोई उसमें चॉइस नहीं है आपके पास। एफएम क्वेश्चनर आपको फुल सॉल्व करना है, बट आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर टारगेट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आप टारगेट कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 7 तक। 1 से 7 आपको क्वेश्चनर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मैंने आज जो ट्राई किया है, ये ट्राई करने बोला है, ये आपको ट्राई करना है, क्योंकि देखो सीएफएटी कैलकुलेशन जो मैं आपको कल बताऊंगा, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रैशनिंग हम लिख देते हैं ताकि हम भूले नहीं। सबसे पहले हमें कैपिटल रैशनिंग बताना है, फिर नेक्स्ट हमें सीएफएटी पर जाना है, फिर हमें रिप्लेसमेंट पर जाना है, और फिर हमें यूनिक क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट के बारे में बात करनी है। यूनिक एडजस्टमेंट के बारे में बात करनी है। बस कल का सेशन सिर्फ इतने के बारे में रहेगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जिन लोगों को सीएफएटी में कंफर्टेबल नहीं है आप इग्नोर कर लीजिए और कल सॉल्व कर लीजिए, आपका बर्डन थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है, साहिल बोल रहे हैं सर आप क्लास अराउंड 3 o'clock शेड्यूल कर दीजिए। नहीं पॉसिबल है, मेरा फाउंडेशन का क्लास होता है बेटा, वो खत्म करके तुरंत मैं आपका क्लास चालू करता हूँ। तो फाउंडेशन का क्लास ऑलमोस्ट 3:45 को खत्म होता है 4th फ्लोर पर, और मैं फिर 2nd फ्लोर पर आकर ऑफिस के स्टूडियो से आपका लेक्चर लेता हूँ। अच्छा, नोटिफिकेशन देखो, नोटिफिकेशन का टेंशन नहीं, मैं आपको सिर्फ क्या दे रहा हूँ, उसमें मीटिंग आईडी पासवर्ड दे रहा हूँ, मैं ही जनरेट करता हूँ, इसलिए मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम देता हूँ ये, क्योंकि मेरे सिस्टम से जनरेट होता है वो। बट रिमेंबर, आपको 4 बजे जुड़ना है मेरे साथ, याद रखिए 4-4:15 के बीच में आपको जुड़ना है। ओके, तो चलिए कल मिलते हैं, नो डाउट आपको। हाँ, तो हर वक्त फोन नहीं रहता है, 4 बजे रखिए आपके पास फोन, साहिल ऑटोमेटिकली आपको समझ जाएगा कि क्लास है। ठीक है, चलो तो दोस्तों कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो आज हमने क्वेश्चन, ये जो आपने चैप्टर कवर किया ना, आपके एग्जाम का ये 10 मार्क गारंटीड चैप्टर है, 10 मार्क्स का गारंटीड चैप्टर है, तो मत छोड़िए इसे। और कल ना आपको होमवर्क के लिए मैं बोलूं ना बोलूं, भूल जाओ व्हाटएवर, तो याद रखिए सितंबर 25 में एक एमसीक्यू का केस स्टडी आया था कैपिटल बजटिंग पर, वो आपको सॉल्व करना होगा। जितने भी मैं आपको कल क्वेश्चंस दूंगा उसके अलावा आपको कल सॉल्व करना होगा सितंबर 24 पेपर का केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। बहुत अच्छा था, और अगर उसमें कोई भी डाउट आता है आपको तो सीधा सीधा आपको जाना है तेरा कोर्स मेरा गाइडेंस, वहां पर सितंबर 24 का पेपर मैंने पूरा सॉल्व किया है। आप देख सकते हो कि एमसीक्यू डिस्कशंस में मैंने क्या क्या बोला है केस स्टडी बेस। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, सी यू, बाय बाय।